अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एक सेक्शन डिस्कस किया था, सेक्शन नंबर 44। ये क्या था, याद है? सेक्शन 44 में था कि जो भी हमारी एसेट होती है, जैसे कि हमारे शेयर, हमारे डिबेंचर, वो ट्रांसफरेबल होते हैं। बेटा एसेट वर्ड नहीं यूज करोगे, इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, एनी इंटरेस्ट ऑफ मेंबर इन एनी कंपनी। ये जो इंटरेस्ट ऑफ मेंबर है ना, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। हाँ भैया, इस कंपनी में मेरा भी इंटरेस्ट है, कैसे, मैंने शेयर्स ले रखे हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स या इन एनी अदर फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकता है ये इंटरेस्ट, राइट। जैसे अगर हमने कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि भैया वहां पर ना शेयर्स हो सकते ना डिबेंचर्स हो सकते। अगर हम सिर्फ बात कर रहे हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ओनली की, तो ना शेयर्स है ना डिबेंचर्स है, फिर भी मेंबर का इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है? मेंबरशिप, ठीक है। तो एनी इंटरेस्ट ऑफ मेंबर, ये वर्ड याद रखिए, एसेट नहीं, ठीक है जी। कहता है एनी इंटरेस्ट ऑफ मेंबर इन अ कंपनी शैल बी मूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी है एंड ट्रांसफरेबल। मतलब मेंबर अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। इसी वजह से शेयर्स हम किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने शेयर सेल कर सकते हैं। डिबेंचर्स हम किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने डिबेंचर सेल कर सकते हैं, राइट। और कोई भी और इंटरेस्ट है किसी भी और फॉर्म में, कहता है इवन वो भी मूवेबल कंसीडर किया जाएगा और उसे प्रॉपर्टी कंसीडर किया गया, मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज ट्रांसफरेबल। ठीक है जी, आ जाइए अब जी सेपरेट प्रॉपर्टी। देखिए ये चीज हम शुरुआत से डिस्कस करते आ रहे हैं कि कंपनी अलग है और बाकी लोग अलग है। जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी है वो कंपनी की है, उसे मेंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि मेंबर्स के पैसों से प्रॉपर्टी परचेज की गई है, मेंबर्स ने शेयर्स लिए हैं, मेंबर्स ने फंड्स दिए हैं और उन पैसों से प्रॉपर्टी परचेज की गई है तो मेंबर्स की प्रॉपर्टी है। द आंसर इज नो। एक सिंपल सी चीज़ है, मान के चलिए आप किसी भी एसोसिएशन को ज्वाइन करते हैं, लेट्स से किसी भी मंदिर को ज्वाइन करते हैं। अब जी वहाँ पर आप 1 लाख रुपए का दान देते हैं, चाहे उस मंदिर के अंदर एसेट्स आपके पैसों से परचेज की गई है, बट वो प्रॉपर्टी मंदिर की है, आपकी नहीं है। अगर आप कल को उस मंदिर में जाना छोड़ दें या उस मंदिर को मानना भी छोड़ दें, तो भी ऐसा नहीं है कि आप वो एसेट उठा के अपने घर ला सकते हैं कि ये तो मेरे पैसे से परचेज की गई है। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पर है, कहता है जी आपने जो पैसे दिए उसके बदले आपको मेंबरशिप मिली, आपको शेयर्स मिले, आपको डिबेंचर्स मिले, कुछ ना कुछ आपको बदले में मिला है। तो जी अब पैसे कंपनी के हो गए हैं, आपके पैसे नहीं है, राइट। तो जो प्रॉपर्टी है कंपनी की है, ना मेंबर्स की है ना डायरेक्टर्स की है, कंपनी ही उस प्रॉपर्टी की रियल ओनर है। क्योंकि लॉ की नज़रों में कंपनी एक पर्सन है और एक पर्सन अपने नाम से प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है, ठीक है जी। तो जी नो मेंबर कैन क्लेम हिमसेल्फ टू बी द ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस और इन इट्स वाइंडिंग अप। मेंबर डज नॉट इवन हैव एन, कहता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इवन इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर कि भैया 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी तो मेरे पैसों से ली गई है तो कम से कम इसके अंदर 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी का हक तो मेरे पास है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको आपके पैसों के बदले शेयर्स मिले, डिबेंचर्स मिले या फिर किसी भी फॉर्म में कोई भी इंटरेस्ट मिला, चाहे मेंबरशिप मिली, तो आप ये नहीं कह सकते अब वो पैसे आपके हैं। वो पैसे आपने कंपनी को दे दिए, बदले में आपको कुछ मिला। तो जो भी प्रॉपर्टी है वो कंपनी की प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है जी। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 44 कहता है कि शेयर्स है, डिबेंचर्स या एनी other interest of member in the company shall be transferable, shall be movable, right। तो भैया दे आर मूवेबल। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिए, मैंने आपको कहा कि 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इन दोनों में से रूल बुक कौन सी है?
एमओए को रूल बुक कहा जाता है या एओए को रूल बुक कहा जाता है? एओए को। एओए क्या है हमारी? कहता है जी रूल बुक। एमओए तो हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, जो हमें कंपनी के बारे में बताता है। देखिए सिंपल सी चीज याद रखिए, एमओए सिर्फ हमें 6 चीजें बताता है, लिस्टेड है ये 6 चीजें ही, इनके अलावा एमओए में और कुछ नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात याद रखिए। क्या बताता है? नेम ऑफ द कंपनी, आज आपको ये याद करना है क्लास के अंदर। फिर बताता है जी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में है। ठीक है, पूरा कंप्लीट एड्रेस नहीं बताता, ये याद रखिए। उसके पीछे रीजन है, लेकिन रीजन मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, एग्जीक्यूटिव लेवल पर बताऊंगा। ठीक है, पूरा एड्रेस नहीं दिया जाता एमओए में, सिर्फ स्टेट का नाम दिया जाता है। जैसे द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा, सिर्फ स्टेट का नाम दिया जाता है। ठीक है, फिर जी तीसरी चीज क्या बताई जाती है? कहता है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब बिजनेस। कहते हैं ये जो ऑब्जेक्ट्स है या बिजनेस क्लोज है, इन्हें हम क्लोज बोलते हैं, नेम क्लोज, स्टेट क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज। अब जो ऑब्जेक्ट्स है, कहता है इसके बाहर जाकर कंपनी बिजनेस नहीं कर सकती। तो ये बेसिकली क्या हो गया? स्कोप ऑफ द कंपनी, कि भैया कंपनी जो भी बिजनेस करेगी वो ऑब्जेक्ट क्लोज के दायरे में रहकर करेगी, स्कोप में रहकर करेगी। इसका मतलब अगर मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है तो मुझे यहां क्लियर कट लिखना पड़ेगा कि मेरा मेन ऑब्जेक्ट क्या है। लेट्स से ऑनलाइन टीचिंग, तो जी मुझे क्लियर कट लिखना पड़ेगा कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, और उसके अलावा कंपनी कोई और बिजनेस नहीं कर सकती। बड़ी सिंपल सी बात है ना। देखिए ये जो एमओए है, ये जो एओए है, कौन क्रिएट करता है? इनिशियली कौन क्रिएट करता है इन्हें? क्रिएटेड बाय प्रमोटर्स, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, दोज who incorporate the company। भाई 4 लोग मिलकर कंपनी स्टार्ट करते हैं, लेट्स से एक प्राइवेट कंपनी, ए बी सी डी 4 दोस्त थे, चारों मिलकर एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करते हैं। कोई ना कोई बिजनेस करने के लिए स्टार्ट करेंगे ना। अब वो चारों टीचर थे, ऑनलाइन टीचिंग के लिए कंपनी स्टार्ट करना चाहते थे, तो वो अपना ऑब्जेक्ट यहाँ क्लियर करेंगे ना, भैया हम जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम जो कंपनी बना रहे हैं, उस कंपनी के हम शेयर्स लेंगे, तो मतलब हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इसी बिजनेस के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये लोग कौन डिटरमाइन करेंगे? ये चीज कहता है मेंबर्स डिटरमाइन करेंगे, शैल बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर्स। जो कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं, जो कंपनी के असली मालिक है। कौन डिटरमाइन करेगा? शैल बी डिटरमाइंड बाय मेंबर्स, राइट। लेकिन कंपनी के बिजनेस को डायरेक्ट कौन करता है? कहता है डायरेक्ट तो करते हैं डायरेक्टर्स। मैनेज कौन करता है? डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स को बड़ा क्लियर कट बताना है ना कि भैया जो पैसे आपके हाथ में आ रहे हैं, कंपनी के पैसे, उन पैसों को आप सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करोगे। ये कंपनी सिर्फ यही बिजनेस कर सकती है, ऑनलाइन टीचिंग। ऐसा नहीं है कि आप उन पैसों को टेक्सटाइल में इन्वेस्ट कर दोगे, आईटी में इन्वेस्ट कर दोगे। भैया हमारी इंटेंशन ही नहीं है वो बिजनेस करने की। मेंबर्स बड़ा क्लियर कट कह रहे हैं हमारी इंटेंशन बस यही बिजनेस करने की है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्लोज क्या हो गया? स्कोप ऑफ द कंपनी। कंपनी इससे बाहर जाकर बिजनेस नहीं कर सकती। अगर इससे बाहर जाकर डायरेक्टर्स कंपनी के नाम पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
तो मान के चला जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने किया ही नहीं, मान के चला जाएगा डायरेक्टर्स के पास वो पावर थी ही नहीं कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट करने की। इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टर्स ने अपने बिहाफ पर किया है, पर्सनली किया है, जिसके लिए डायरेक्टर्स लायबल है, कंपनी लायबल नहीं है। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्ट भी आपको बताना पड़ेगा। और जी ध्यान दीजिएगा वर्ड पर, ऑब्जेक्ट्स which are necessary for furtherance या मैं कहूं attainment of main objects। जिन्हें हम कहते हैं अदर ऑब्जेक्ट्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं? अदर ऑब्जेक्ट्स। मेन क्या है? कहता है टीचिंग करना, ऑनलाइन टीचिंग करना। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए कहता है जी हम लोगों को वेबसाइट परचेज करनी पड़ सकती है, ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए हम लोगों को स्टूडियो बनाना पड़ सकता है, टू बाय बिल्डिंग, फॉर मेकिंग स्टूडियो। ऑनलाइन टीचिंग करने के लिए भी हम लोगों को नोट्स बनाने पड़ सकते हैं, नोट्स प्रिंट करने पड़ सकते हैं। कुछ बच्चे हो सकते हैं कहे कि भैया हमें तो नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, राइट। अब ये हमारे मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। हमारी कंपनी कोई वेब डिजाइनिंग कंपनी नहीं है, ध्यान दीजिए। आवर कंपनी इज नॉट अ वेब डिजाइनिंग कंपनी। हमारी कंपनी कोई वेब डिजाइनिंग कंपनी नहीं है। हम वेबसाइट परचेज कर रहे हैं अपने मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए। हमारी कंपनी इज नॉट अ, कहता है रियल स्टेट कंपनी। प्रॉपर्टी खरीदना बेचना हमारी कंपनी का काम नहीं है, बट हम प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ सकती है हमें, किस लिए? टू अचीव अवर मेन ऑब्जेक्ट। इसी तरह हमारी कंपनी इज नॉट अ पब्लिकेशन कंपनी। हमारा काम कोई बुक्स या नोट्स प्रिंट करना नहीं है, लेकिन बुक्स या नोट्स प्रिंट करने पड़ सकते हैं, किस लिए? टू अचीव अवर मेन ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स विच आर नेसेसरी फॉर द फर्दरेंस या अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्ट, उन्हें हम क्या कहते हैं? अदर ऑब्जेक्ट्स। आ रही है बात समझ में? तो ऑब्जेक्ट क्लोज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेन ऑब्जेक्ट्स और अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके अलावा जी एमओए क्या बताता है? कहता है जी कैपिटल क्लोज, एक सिंगल लाइन में बताता है द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विल बी 1 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। ठीक है, उसके अलावा लायबिलिटी क्लोज, कि जी मेंबर्स की लायबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी, लिमिटेड बाय गारंटी रहेगी, लिमिटेड बाय शेयर्स रहेगी। मेंबर्स की लायबिलिटी क्या रहेगी? ठीक। और लास्ट में देखिए 5 क्लोज हो गए जो मेन है, इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5, ये 5 क्लोज तो इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन है। उसके अलावा लो ने कहा कि भैया ये पांचों चीज कौन डिसाइड कर रहा है? तो ABCD ने कहा भैया हम डिसाइड कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग दिस कंपनी, वी आर इनकॉर्पोरेटिंग दिस कंपनी। तो कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करेंगे, सिंपल सी बात है, हमारा बिजनेस होगा। तो लो ने कहा चलिए एक काम कीजिए, एक सब्सक्रिप्शन शीट बनाइए। लो ने क्या कहा? एक शीट बनाइए जिसे हम क्या कह रहे हैं? सब्सक्रिप्शन शीट।
लो ने कहा इस पे अपनी सारी डिटेल्स लिखिए। ए भैया ऑक्यूपेशन लिखिए, उसके अलावा अपना एड्रेस लिखिए, उसके अलावा जी यहां पर लिखिए आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स लेना चाहते हैं। भाई हमें बताइए ना आप कितना इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर आपने साइन कीजिए और उसके अलावा यहां पर एक बंदा विटनेस देगा। किस चीज की विटनेस देगा कि भैया मिस्टर ए ने मेरे सामने एमओए को अच्छे से पढ़ा, ये सारे क्लोज को अच्छे से पढ़ा, मेरे सामने एमओए को साइन किया, मेरे सामने इतने नंबर ऑफ शेयर्स लेने के लिए एग्री किया, ताकि कल को मिस्टर ए अपनी बात से पीछे ना हट सके। तो विटनेस की यही जिम्मेदारी है। तो भैया विटनेस भी अपनी कंप्लीट डिटेल देगा और विटनेस भी अपने साइन करेगा। कौन विटनेस दे रहा है उसे भी तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना, तो अपनी कंप्लीट डिटेल दो और साइन करो। ठीक है, तो लो ने कहा भैया जो जो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है वो यहां पर अपनी डिटेल्स दीजिए, ये बताइए कितने नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं आपको, अपने साइन कीजिए। और इस चीज को हर सब्सक्राइबर, इनको हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कौन है, सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इन लोगों ने एमओए को सब्सक्राइब किया। मतलब इससे पता चल जाएगा कि इनिशियली किन लोगों ने कंपनी को बनाया था। ठीक है, और यहां पर एक चीज याद रखिए, एवरी सब्सक्राइबर शैल टेक एटलीस्ट 1 शेयर। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो, अगर कंपनी नॉट लिमिटेड बाय शेयर्स है, जैसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ओनली या अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, फिर तो बात ही अलग हो गई। लेकिन अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो एवरी सब्सक्राइबर शैल टेक, शैल का मतलब मस्ट, एटलीस्ट 1 शेयर। ऐसा नहीं है सूखा सूखा सब्सक्राइब नहीं कर सकते, पैसे तो देने पड़ेंगे ना, इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, चाहे एक ही शेयर लो, तभी आपको इनिशियल सब्सक्राइबर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब ये बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से लो ने कहा कि जी आपका ये जो एमओए है ये एक तरह से आप लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, 4 लोग मिलकर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये एमओए एक तरह से आप चारों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर आप अपने साइन कर रहे हैं। इस चीज़ का प्रूफ है कि जी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप चारों ने मिलकर एग्री किया है। ठीक है, तो जी आप 4 लोगों ने असर्टेन किया है कि कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी किस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, कंपनी की कैपिटल क्या होगी और कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी। आप सब ने मिलकर ये असर्टेन किया है, स्पेसिफाई किया है, एग्री किया है और इस चीज़ को आपने साइन भी किया है। कल को आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, तो इनिशियली एमओए कौन बना रहा है, कहता है जी मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अब जब मेंबर्स एमओए बना रहे हैं, सब्सक्राइबर्स एमओए बना रहे हैं, लो ने कहा देखिए इनिशियल तो आप 4 लोग हैं, बाद में कंपनी नए शेयर्स इशू करती है किसी और को, तो मान के चला जाएगा उसने भी एमओए सब्सक्राइब किया है। मतलब एमओए एओए के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी उसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो जो भी मेंबर आएगा, नया मेंबर बनेगा, एमओए एओए की टर्म्स एंड कंडीशंस उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अब जी ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कि भैया हमारी कंपनी है क्या, लेकिन एओए क्या बताता है, कहता है जी रूल बुक। एओए क्या है, रूल बुक फॉर इंटरनल मैनेजमेंट। कि अंदरूनी काम कैसे किया जाएगा कंपनी के अंदर, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, किसकी क्या ड्यूटीज होगी, कौन कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, राइट।
शेयर्स कैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे, शेयर्स के ऊपर जो पैसे देने हैं मेंबर्स ने वो कैसे मंगाए जाएंगे, कब मंगाए जा सकते हैं, मीटिंग्स कब होगी, बोर्ड मीटिंग्स कितनी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, कैसे कंडक्ट की जाएगी, जनरल मीटिंग कैसे कंडक्ट की जाएगी। तो ये सब क्या है, इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट। तो जी ये गाइड करती है इंटरनल मैनेजमेंट को कि कंपनी को कैसे चलाना है। ठीक है, तो लॉ ने कहा कि देखिए जी, जब हम ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की बात करते हैं कि शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, डेफिनेटली ट्रांसफरेबल, लेकिन एक सिंपल सी बात देखिए, यहाँ पर बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि ए ने कंपनी के शेयर्स लिए, लेट्स से 2500 शेयर्स लिए, तो कंपनी के रिकॉर्ड्स में बड़ा क्लियर है कि एट प्रेजेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है, और किन किन के पास कितने कितने शेयर्स है ना। बड़ा क्लियर कट कंपनी के रिकॉर्ड्स में सब कुछ मेंटेन्ड है। अगर मान के चलिए फ्यूचर में ए कहता है यार मुझे इस कंपनी में मज़ा नहीं आ रहा है और मैं अपने शेयर्स बेचूंगा, ए ने अपने शेयर्स लेट्स से ई को बेच दिए, ए ने अपने शेयर्स ई को बेच दिए, ए सोल्ड शेयर्स टू ई, तो भैया ए ये बात या ई ये बात कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे। कि भैया देखिए अब ये शेयर्स ए के नहीं रहे हैं, अब ये शेयर्स ई के हो गए हैं और आप अपना रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का, वो अपडेट कर लीजिए। तो जी कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे, राइट। अब जब मैं शेयर ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, ए ने ई को शेयर सेल कर दिए, मतलब ए ने ई को अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, तो इसका मतलब दोनों के बीच में कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा। किस चीज का एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू ट्रांसफर द शेयर्स, कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा, राइट। उस एग्रीमेंट को कहा जाता है शेयर ट्रांसफर डीड। मेरी बात को ध्यान से समझते जाइएगा, अब चीजें टेक्निकल होती जाएगी। उस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, शेयर ट्रांसफर डीड, जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती है कि भैया कौन ट्रांसफरर है, ट्रांसफरर जो ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरी जिसके नाम पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो जी कौन ट्रांसफरर है, किस कौन कौन सी डिटेल होगी, अबाउट, ट्रांसफरर याद रखिएगा, जो ट्रांसफर करता है उसे कहते हैं ट्रांसफरर, अबाउट, ट्रांसफरी जिसके नाम पर शेयर्स ट्रांसफर किए गए हैं, अबाउट, कंसीडरेशन कि जी कितने रुपए में शेयर्स ट्रांसफर करे हैं, ए ने ई को कितने रुपए में सेल करे हैं, राइट। तो सारी डिटेल्स होगी शेयर ट्रांसफर डीड में। अब जी ये शेयर ट्रांसफर डीड प्लस शेयर सर्टिफिकेट, भाई जब ए ने शेयर्स लिए थे तो शेयर सर्टिफिकेट पर ए का नाम लिखा हुआ था, अब ए ने ई को ट्रांसफर कर दिए शेयर्स, तो शेयर सर्टिफिकेट पर ई का नाम लिखा होना चाहिए, राइट। तो आप ये दोनों चीज, शेयर ट्रांसफर डीड और शेयर सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज किसको सेंड करोगे, कंपनी को सेंड करोगे। इसका मतलब आप कंपनी को इन्फॉर्म कर रहे हो कि जी ए ने अपने शेयर्स ई को ट्रांसफर कर दिए हैं, राइट, और कंपनी से रिक्वेस्ट कर रहे हो क्या कि भैया अपने रिकॉर्ड्स में ये चीज मेंशन कर लीजिए कि अब ए के पास 0 शेयर्स हैं और ए के शेयर्स ई को ट्रांसफर हो गए हैं, अब ई कंपनी का न्यू मेंबर है, ठीक है। और शेयर सर्टिफिकेट पे जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर दीजिए, तो ई का नाम शेयर सर्टिफिकेट पर लिख दीजिए कि अब इन शेयर्स का ओनर ई है।
तो जी ये सब चीज़ें आपको कंपनी को भेजनी है, शेयर ट्रांसफर डीड भेजना है, शेयर सर्टिफिकेट भेजना है। जब आप कंपनी को भेजोगे तो कंपनी देखेगी कि क्या ये ट्रांसफ़र एज पर लॉ है भी या नहीं है, क्या ट्रांसफ़र से रिलेटेड सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की गई है या नहीं की गई, क्या शेयर ट्रांसफ़र डीड पे जो स्टैंप ड्यूटी देनी होती है वो स्टैंप ड्यूटी पे की गई है या नहीं की गई। तो शेयर ट्रांसफ़र डीड मस्ट बी स्टैम्प्ड। एग्रीमेंट है ना दो लोगों के बीच में, तो भैया एग्रीमेंट के ऊपर स्टैंप ड्यूटी तो पे करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि एग्रीमेंट का लीगल इफेक्ट हो, राइट। तो स्टैंप ड्यूटी पे की गई है प्रॉपर या नहीं पे की गई। अगर सब कुछ ठीक होगा तो कंपनी शेयर सर्टिफिकेट किसके नाम पर कर देगी, ई के नाम पर, और ई को सेंड कर देगी कि ठीक है जी हमने आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है और अब शेयर्स हमने आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं, नाउ यू आर द न्यू मेंबर ऑफ द कंपनी, और ये पकड़िए अपना शेयर सर्टिफिकेट, आज से ये शेयर्स आपके। तो ये पूरा प्रोसेस होता है प्रॉपर, राइट। कहता है जी ये पूरा प्रोसेस कैसे फॉलो किया जाएगा, इसके प्रोविजंस कहाँ लिखे होते हैं। इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो प्रोविजंस कहाँ लिखे होते हैं, इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो बेसिकली जब भी हम कहते हैं ना शेयर ट्रांसफर की जब भी बात की जाती है तो हमेशा याद रखिए शेयर ट्रांसफर इज शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकली बताने का, ए मेंबर में शेल his shares in the open market and realize the money invested by him, this provides liquidity to the member। ठीक है, शेयर ट्रांसफ़र का बेनिफिट क्या है, कहता है जी मेंबर को जब भी अपने पैसे चाहिए वो कंपनी से पैसे वापस नहीं मांगेगा, वो अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर देगा, किसी और को सेल कर सकता है। इस तरह कंपनी के बिजनेस में से पैसे निकलेंगे नहीं, कंपनी का बिजनेस चलता रहेगा और मेंबर्स को भी जब भी जरूरत पड़ेगी पैसों की वो अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट। ठीक है जी। हाँ जी, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, मतलब कंपनी क्योंकि लॉ की नज़रों में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी लॉ की नज़रों में एक पर्सन है जिसका अपना एक नाम है। तो जी अगर कोई भी केस कंपनी के ऊपर किया जाएगा तो वो कंपनी के नाम पर किया जाएगा, ना कि कंपनी के डायरेक्टर्स के नाम पर या कंपनी के मेंबर्स के नाम पर। इसी तरह कंपनी अगर किसी के ऊपर कोई केस फाइल करना चाहती है तो कंपनी अपने नाम से केस फाइल करेगी, डायरेक्टर के नाम या मेंबर के नाम से केस फाइल नहीं करेगी, राइट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पता है क्या होता है, सुना है वर्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मूवीज में सीरियल्स में ये वर्ड बड़ा यूज किया जाता है जब भी कोई कोर्ट का सीन होता है, दिस इज द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, यू आर लायबल फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। कंटेम्प्ट का मतलब बेइज्जती करना। तो जी हम कोर्ट में कोई भी उल्टी सीधी हरकत करते हैं जिसकी वजह से जज को लगता है कि यार तो हमारा मजाक उड़ा रहा है, कोर्ट का मजाक उड़ा रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की बेइज्जती की है आपने। अगर मान के चलो कंपनी का कोई ऑफिसर, कंपनी के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, अब जी कंपनी के बिहाफ पर कोर्ट में प्रेजेंट तो कंपनी का ऑफिसर ही होगा ना, कंपनी का कोई ऑफिसर या कंपनी का डायरेक्टर ही प्रेजेंट होगा ना, कंपनी लिविंग तो है नहीं जो कंपनी उठ के कोर्ट में आएगी, राइट। तो कोई ना कोई ऑफिसर या डायरेक्टर ही प्रेजेंट होगा। अगर वो कोर्ट में कंटेम्प्ट करता है, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट करता है, कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, तो क्या उसके लिए कंपनी लायबल होगी? द आंसर इज नो, क्योंकि कंपनी नॉन लिविंग पर्सन है, कंपनी कभी किसी की बेइज्जती नहीं कर सकती, कंपनी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये तो जीते जागते इंसान हैं जो किसी की बेइज्जती कर सकते हैं, जो किसी का नुकसान पहुंचा सकते हैं।
तो जी कंपनी लायबल नहीं होगी उस केस के अंदर, बल्कि वो ऑफिसर जिसने वो गलती करी है, वो कंटेम्प्ट किया है, वो बेइज्जती करी है कोर्ट की, वो ऑफिसर शैल बी लायबल। ठीक है। अगर कोई कंपनी के अगेंस्ट कुछ उल्टा सीधा लिखता है, डिफामेशन, डिफामेशन का मतलब पता है क्या होता है? मानहानि वर्ड सुना है कि मैं आपके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा, मानहानि, डिफामेशन। तो जी अगर कोई कंपनी के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा पब्लिश करता है जिससे कंपनी को लगता है कि भैया कंपनी की इमेज पर गलत इफेक्ट गया है, पब्लिक इमेज पर गलत इफेक्ट गया है, पब्लिक इमेज टेम्पर हुई है, तो कहता है कंपनी के पास राइट है वो उसके अगेंस्ट अपने नाम से केस फाइल कर सकती है। तो डिफामेशन, लायबल और सलेंडर दो तरह के होते हैं, लायबल और सलेंडर। मतलब रिटन डिफामेशन या फिर ओरल डिफामेशन। ठीक है, ठीक है जी, आ जाइए। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स कहता है जी कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल, सर ये 6.1 वाला समझा दीजिए। डिफामेशन वाला नहीं पूरा मतलब वॉइस कैपेसिटी बेटा देखिए, कंपनी अभी तक हम क्या डिस्कस करते आए हैं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। लोगों की नजरों में कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल मतलब आइडेंटिटी है। अगर मान के चलो आप कंपनी का कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, किसी भी कंपनी का, लेट्स से लैपटॉप परचेज करते हैं, और वो लैपटॉप ख़राब हो जाता है और ना आपकी बात सुनी जा रही है, ना लैपटॉप ठीक किया जा रहा है, ना ही रिप्लेस किया जा रहा है, आप कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहते हो, तो आप कंपनी के नाम पे केस फाइल करोगे ना, कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी के मेंबर के नाम पे तो केस फाइल नहीं करोगे ना। यही बात यहाँ पर की जा रही है कि क्योंकि लोग की नज़रों में कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, कंपनी का अपना एक नाम है, कंपनी इज अ पर्सन, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो भैया यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंपनी के किसी भी काम के लिए कंपनी के मेंबर को या कंपनी के डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल नहीं कंसीडर किया जाएगा। अगर आपको केस फाइल करना है तो कंपनी के ऊपर कंपनी के नाम से केस फाइल करना है, ना कि कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर या कंपनी के मेंबर्स के ऊपर। ठीक है। इसी तरह कंपनी को अगर किसी पर केस फाइल करना है तो कंपनी अपने नाम से केस फाइल करेगी, ना कि कंपनी के डायरेक्टर्स के नाम पे या कंपनी के मेंबर्स के नाम पे। क्योंकि कोई भी जो कंपनी के साथ डील कर रहा है वो कंपनी के साथ डील कर रहा है, वो कंपनी के मेंबर या डायरेक्टर के साथ डील नहीं कर रहा। ठीक है। यहाँ पर बस थोड़ा सा इतना कहा गया है कि भैया कंपनी मानहानि का केस फाइल कर सकती है अगेंस्ट एनी पर्सन। अगर कंपनी को लगता है कि कोई भी उसके अगेंस्ट उल्टा सीधा पब्लिश कर रहा है, उसके अगेंस्ट झूठी अफवाहें फैला रहा है, गलत बातें कर रहा है, तो कंपनी अपने नाम से उसके अगेंस्ट मानहानि का दावा कर सकती है, डिफामेशन के लिए केस फाइल कर सकती है। डिफामेशन दो तरह के होते हैं, एक लायबल और एक सलेंडर। लायबल का मतलब आप फिलहाल के लिए इतना समझिए, टोर्ट में डीपली पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए इतना समझिए कि डिफामेशन दो तरह के होते हैं, ओरल डिफामेशन और रिटन डिफामेशन। ठीक है। किसी के अगेंस्ट आप मुंह से उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं तो ओरल डिफामेशन, लेकिन किसी के अगेंस्ट आप लिखकर इंटरनेट पे, ब्लॉग्स में, न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं तो रिटन डिफामेशन। तो डिफामेशन के अगेंस्ट कंपनी कैन केस फाइल इन इट्स ओन नेम। क्लियर है जी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, कोर्ट की तौहीन करना, कोर्ट की अवहेलना करना, कोर्ट की बेइज्जती करना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कहता है कंपनी ये काम नहीं कर सकती। कंपनी तो नॉन लिविंग पर्सन है, कोई भी गलत काम कंपनी नहीं कर सकती। मेरी बस एक छोटी सी चीज़ याद रखिएगा, कोई भी गलत काम कंपनी नहीं कर सकती। नॉन लिविंग पर्सन कोई भी गलत काम कैसे कर सकता है? गलत काम तो सिर्फ इंसान कर सकता है ना। तो अगर कोई कंपनी के नाम पर गलत काम किया जा रहा है तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं है, उसके लिए तो वो इंसान ही लायबल है जो कंपनी के नाम पर गलत काम कर रहा है।
मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए जी 4 लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, डी कंपनी। अब जी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है? मर्डर करना। अब मिस्टर ए उस कंपनी से कांटेक्ट करते हैं कि जी मुझे अपनी वाइफ का मर्डर करवाना है, बड़ा दुखी कर रही है। तो मर्डर कौन करेगा? कंपनी करेगी या कंपनी में कोई ना कोई इंसान करेगा? कोई ना कोई इंसान करेगा ना। अब वो कोई इंसान मर्डर कर देता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है, वो कहता है जी मैंने थोड़ी ना किया है, कंपनी ने मर्डर किया, मैं तो कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, आप कंपनी को पकड़िए। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। कंपनी कभी कोई गलत काम कर सकती है? गलत काम तो कौन करता है? कोई ना कोई इंसान करता है। तो कंपनी कभी भी अनलॉफुल पर्पस के लिए नहीं बनाई जा सकती और कंपनी कभी भी कोई अनलॉफुल काम नहीं कर सकती। मतलब किसी भी अनलॉफुल काम के लिए कंपनी को गलत नहीं ठहराया जा सकता। उस ऑफिसर को, उस डायरेक्टर को, उस एम्प्लॉय को गलत ठहराया जाएगा जिसने वो गलत काम किया होगा कंपनी के नाम पर। क्लियर है? कॉर्पोरेट शील्ड क्या है? कॉर्पोरेट शील्ड यही कहती है ना कि अगर आप कंपनी के मेंबर बन जाएंगे या कंपनी के डायरेक्टर बन जाएंगे तब भी कंपनी के किसी भी काम के लिए आपको लायबल कंसीडर नहीं किया जाएगा। यही है ना कॉर्पोरेट शील्ड। लेकिन कहता है ये सिर्फ लॉफुल एक्टिविटीज के लिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए तो भैया जिसने अनलॉफुल काम किया उसे ही लायबल कंसीडर किया जाएगा। ठीक है? आया ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए। हाँ जी, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स का मतलब कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट फाइल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, अपने नाम पर प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, बस इतना ही है, ऐसा और कुछ नहीं है। हाँ जी, लिमिटेशन ऑफ एक्शन कहता है, मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया, स्कोप ऑफ कंपनी क्या है? एमओए के कौन से क्लोज को स्कोप ऑफ कंपनी कंसीडर किया जाएगा? ऑब्जेक्ट क्लोज को, कि भैया जो भी ऑब्जेक्ट्स उसमें लिखे गए हैं उससे बाहर जाकर कंपनी कोई काम नहीं कर सकती। तो वही है लिमिटेशन ऑफ एक्शन, कि भैया कंपनी एमओए के बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकती। एमओए में बड़ा क्लियर कट लिखा होता है कि कंपनी क्या काम कर सकती है। एमओए में बड़ा क्लियर कट लिखा होता है कि कंपनी की कैपिटल कितनी हो सकती है। तो एमओए क्या है? कहता है रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस। ठीक है? अगर कंपनी उससे बाहर जाकर कोई भी काम करेगी तो मान के चला जाएगा वो काम कंपनी ने किया ही नहीं, उस काम के लिए कंपनी लायबल नहीं कंसीडर की जाएगी। सर कोई एग्जांपल दीजिए। मान के चलते हैं जी हम अपनी कंपनी जो हमने बनाई है वो किस पर्पस के लिए बनाई है? ऑनलाइन टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और हमने ऑब्जेक्ट क्लोज में बड़ा क्लियर कट लिखा कि कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑनलाइन टीचिंग। अब जी इनिशियली जो मेंबर्स थे वो ABCD थे, लेकिन ABCD टीचिंग में इतने ज़्यादा एंगेज थे, उन्हें लगा यार कंपनी का जो अफेयर्स है हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, उसके लिए डायरेक्टर्स अलग से अपॉइंट कर देते हैं। हमें सुबह से लेकर शाम तक टीचिंग करनी पड़ती है, तो भैया कंपनी को मैनेज करना के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा, हम डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं अलग से। इन्होंने कंपनी को मैनेज करने के लिए 3 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए XYZ कि जी आप हमारे बिहाफ पर कंपनी को मैनेज कीजिए। ठीक है? अब डे टू डे बिजनेस किसके हाथ में? XYZ के हाथ में कंपनी का। कंपनी XYZ डिसीजन लेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। अब जी कंपनी के कुछ पैसों से XYZ ने एक फैक्ट्री खरीदने का प्लान किया। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? फैक्ट्री टू मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल्स। XYZ ने सोचा कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी के पास एक्सेस मनी है, उस पैसे को यूटिलाइज किया जाए, क्यों ना एक फैक्ट्री परचेज की जाए फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टेक्सटाइल्स। अब जी XYZ ने कहता है PQ से कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया कि हम आपकी फैक्ट्री खरीदेंगे।
कंपनी के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया, बाद में जब मेंबर्स को पता चला ABCD को, उन्होंने कहा कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट आप कैसे कर सकते हो, ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इनकॉर्पोरेट की गई है। आप टेक्सटाइल के बिजनेस में कंपनी का पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? कंपनी तो ये बिजनेस कर ही नहीं सकती। लेकिन अब डायरेक्टर कौन है? XYZ है। कंपनी के बिहाफ पर डिसीजन कौन लेगा? XYZ लेंगे। तो भैया कोर्ट में बात गई। PQ ने कहा कि भैया मुझे क्या मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है। XYZ ने कंपनी के बिहाफ पर मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जी XYZ को अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना पड़ेगा, कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, वरना कंपनी को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। ABCD का कहना था भैया कैसे डैमेजेस, काहे के डैमेजेस, कैसा कॉन्ट्रैक्ट? अरे कंपनी ये काम कर ही नहीं सकती। ध्यान से देखिए ना, कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि कंपनी का ऑब्जेक्ट सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन है। कंपनी टेक्सटाइल के बिजनेस में एंटर कर ही नहीं सकती और उस बिजनेस से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकती। PQ ने कहा XYZ जो आपके डायरेक्टर्स हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है जी, देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट रहा, देखिए ये सिग्नेचर है इनके ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, क्लियर कट इन्होंने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट के नीचे ऑन एंड फॉर बिहाफ ऑफ द कंपनी। ABCD ने कोर्ट को कहा कि क्या बात कर रहे हैं ये, जब कंपनी ये काम कर ही नहीं सकती तो कंपनी के डायरेक्टर्स कंपनी के नाम पे ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। कोर्ट को भी ये बात समझ में आई। कि भैया कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर ओनर्स डिफरेंट होते हैं, डायरेक्टर्स डिफरेंट हो सकते हैं। ओनर्स ने जब कंपनी इनकॉर्पोरेट की है फॉर ऑनलाइन एजुकेशन तो डायरेक्टर्स उससे बाहर जाकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है। नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? कोर्ट ने कहा आउटसाइड द स्कोप ऑफ कंपनी। कोर्ट ने कहा जैसे हर इंसान की दो आंखें होती है, दो कान होते हैं, दो हाथ होते हैं, एक दिमाग होता है, वैसे ही कंपनी के भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ बाउंड्रीज है। वो लिमिटेशंस और बाउंड्रीज कहाँ बनाई गई? MOA में बनाई गई। कोर्ट ने कहा कि जितना वेग ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर आप किसी आदमी से कॉन्ट्रैक्ट करो कि भैया तेरी तीसरी आंख मेरी है, जब तीसरी आंख होती ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या मायने रह गया? बिल्कुल वेग कॉन्ट्रैक्ट है, यूजलेस कॉन्ट्रैक्ट है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे ही जब कंपनी इस बिजनेस में एंटर कर ही नहीं सकती तो इस बिजनेस से रिलेटेड जो कंपनी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कहता है वेग कॉन्ट्रैक्ट है, यूजलेस, आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कंपनी। तो भैया कंपनी इज नॉट लायबल इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात। इसे हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायरस द कंपनी। वर्ड याद रहेगा? इसको अलग से कलर में लिख दूं ताकि याद रहे आपको। अल्ट्रा VIRES वायरस, आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कंपनी। ठीक है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी इज नॉट लायबल एज पर लॉ। अब PQ कहेंगे लेकिन हमारे साथ तो कॉन्ट्रैक्ट किया XYZ ने, तो कोर्ट ने कहा मान के चला जाएगा XYZ ने पर्सनली अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट फाइल किया, कंपनी के बिहाफ पे तो कॉन्ट्रैक्ट फाइल कर ही नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर ही नहीं सकते। ये वाला टेक्सटाइल बिजनेस के लिए कंपनी के बिहाफ पर XYZ की तो बात अलग है, ABCD लिमिटेड, ABCD भी चाहे तो वो भी मिलकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के स्कोप से बाहर जाकर ना डायरेक्टर कंपनी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, ना मेंबर्स कंपनी के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा मान के चला जाएगा XYZ ने पर्सनली अपने बिहाफ पर यह कॉन्ट्रैक्ट किया होगा,
आप कंपनी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए। हाँ, आप चाहे तो XYZ के ऊपर पर्सनल केस फाइल कर सकते हैं फॉर द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी, साथ साथ बताते जाइए क्लियर है या नहीं है। माइक ऑन करके हाँ या ना बोलने में 1 सेकंड लगता है। सर क्लियर है। ठीक है यस जी। सर क्लियर है। सेपरेट मैनेजमेंट, तो वो हम देख ही चुके हैं कि भैया कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर डायरेक्टर्स की पोजीशन अलग होती है, मेंबर्स की पोजीशन अलग होती है। अगर कोई मेंबर ही डायरेक्टर भी है तो भी एज मेंबर उसका रोल अलग होगा, एज डायरेक्टर उसका रोल अलग होगा। ठीक है। वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, अब इन्होंने कहा जी कंपनी जनरली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकॉर्पोरेट की जाती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव, और कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस। लेकिन अगर आप चाहे तो नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी फॉर जन सेवा, पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, उसके लिए इन्होंने अलग से हमें एक सेक्शन दिया। इन्होंने कहा अगर आप ऐसी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो सेक्शन 8 में हम बताएंगे कि क्या क्या कंडीशंस आपको कंप्लाई करनी है ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो ये ऐसी कंपनीज को सेक्शन 8 कंपनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस कहाँ बता रखी है? सेक्शन 8 के अंदर। तो आज के बाद जहां पर भी आप सेक्शन 8 कंपनी वर्ड सुनेंगे, कौन सा वर्ड सुनेंगे? या सेक्शन 25 कंपनी वर्ड सुनेंगे, सेक्शन 8 एज पर करंट कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2013, और सेक्शन 25 एज पर ओल्ड कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 1956। अभी भी कुछ लिटरेचर्स हमारे पास पुराने हैं। ऑनलाइन जब आप चीज़ें पढ़ेंगे या कुछ एक्ट्स के अंदर आज भी कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन रेफर कर रखे हैं, जबकि ये एक्ट रिपील हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। बट आप ध्यान रखिए, कहीं भी आप सेक्शन 8 कंपनी वर्ड पढ़ेंगे या सेक्शन 25 कंपनी वर्ड पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है? कंपनी फॉर नॉन प्रॉफिट मोटिव, एक ऐसी कंपनी जो बिजनेस नहीं करती, बल्कि क्या करती है? जन सेवा। ठीक है, क्यों कहा जाता है सेक्शन 8? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस कहां पर स्पेसिफाइड है ऐसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की? सेक्शन 8 में। आरओसी आपके एसोसिएशन को, जो कि फॉर नॉन प्रॉफिट मोटिव है, जो कि फॉर पब्लिक वेलफेयर है, तभी कंपनी लॉ में रजिस्टर करेगा जब आप सेक्शन 8 की कंडीशंस कंप्लाई करेंगे। इसीलिए ऐसी कंपनीज को सेक्शन 8 कंपनीज कहा जाता है। पुराने कंपनी लॉ में ये वाला सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 25 था। मतलब सेक्शन 25 में टर्म्स एंड कंडीशंस बता रखी थी ऐसी कंपनीज से रिलेटेड, इसलिए पहले सेक्शन 25 कंपनीज कहा जाता था, आज की डेट में सेक्शन 8 कंपनीज कहा जाता है। ठीक है जी, तो सेक्शन 8 के बारे में इन्होंने थोड़ा सा रेफरेंस दे रखा है, हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। आ जाओ जी, टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस कहता है जी कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ। कंपनी को कपड़े किसने पहनाए? कहता है कानून ने। कंपनी को जिंदगी किसने दी? कहता है कानून ने। कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आई? जब आपने अपने आप को एज पर लॉ आरओसी के पास रजिस्टर करवा लिया। जब तक आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया तब तक आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी नहीं है। राइट? तो जो चीज को जन्म लॉ ने दिया है, कहता है उस चीज को मार भी लॉ ही सकती है। इस चीज के ऊपर हम काफी डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, जहां मैंने आपको एग्जांपल दिया था अपने क्लाइंट का जो कि यूएस से चले गए थे, मिस्टर एक्स एंड मिसिज एक्स। राइट? कि भैया जब तक आप कंपनी को फॉर्मली एज पर लॉ वाइंड अप नहीं करेंगे
तब तक कंपनी की एग्जिस्टेंस आरओसी के रिकॉर्ड्स में बनी रहेगी। जब तक आरओसी के रिकॉर्ड्स में कंपनी की एग्जिस्टेंस बनी रहेगी तब तक लोग की नज़रों में कंपनी जिंदा है, चाहे वो कोई काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है जी, तो ये सारी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। कितनी है टोटल? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, ठीक है, दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी, तीसरा परपेचुअल सक्सेशन, चौथा सेपरेट प्रॉपर्टी, पांचवा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, छठा कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, सातवां कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, आठवां लिमिटेशन ऑफ एक्शन, नौवां 10 सेपरेट मैनेजमेंट, 10th सेक्शन 8 कंपनीज एंड 11th टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, क्लोजर ऑफ द कंपनी। इन सारी करैक्टरिस्टिक्स में या नेचर ऑफ बिजनेस कह सकते हैं, इसके अंदर कोई भी डाउट है तो मुझे बताइए। देखिए ये सारी करैक्टरिस्टिक्स, इनमें कोई भी डाउट है तो बताइए। कुछ कुछ समझ में आना शुरू हुआ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होता है? अच्छा, एक चीज समझ में आनी शुरू हुई कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम कहते हैं कि भैया कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जबकि पार्टनरशिप को, सोल प्रोप्राइटरशिप को, इनको हम ये नहीं कह सकते कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी की लोग की नज़रों में एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, जबकि पार्टनरशिप की या सोल प्रोप्राइटरशिप की लोग की नज़रों में कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। सेपरेट किससे कहता है? जिसने वो बिजनेस क्रिएट किया है। तो कंपनी के केस में ABCD ने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, लेकिन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ABCD अलग है और कंपनी अलग है। लेकिन अगर ABCD ने पार्टनरशिप क्रिएट की होती तो पार्टनरशिप बनने के बाद भी कहता है पार्टनरशिप की अपनी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है लोगों की नज़रों में, ABCD को ही पार्टनरशिप कंसिडर किया जाएगा। मतलब पार्टनरशिप के हर एक्ट के लिए ABCD पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि पार्टनरशिप है ही नहीं कुछ भी लोगों की नज़रों में। जो भी काम किया जाएगा मान के चला जाएगा ABCD ने ही किया है। तो ये डिफरेंस होता है कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस में नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर। कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर कहता है जी कॉर्पोरेट की अपनी अलग एक एग्जिस्टेंस होती है, बिजनेस की अपनी अलग एग्जिस्टेंस होती है, और नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर बिजनेस की अपनी अलग एग्जिस्टेंस नहीं होती। बिजनेस को उसके ओनर से ही पहचाना जाता है। क्या ये बात क्लियर है? आपसे पूछा जाए कि जी नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, इसके 3 एग्जाम्पल्स दीजिए, तो कौन कौन से देंगे? आकांक्षा। नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, एक सोल प्रोप्राइटर, फर्म हो गई, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गई, एक और HUF। ये भी तो नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म बिजनेस है। AOP, BOI और कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस के एग्जांपल कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP, बॉडी कॉर्पोरेट, सिर्फ ये 3 ही है जिसमें से अभी तक हम लोगों ने कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करी है।
बाकी सब नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस में कंसीडर किए जाएंगे। मतलब सर 1% कंपनी 1% कंपनी तो कंपनी का ही पार्ट होगी ना बेटा। कंपनी में भी 1% कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी और में भी पब्लिक कंपनी, वो तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कंसीडर की जाएगी ना। ठीक है, अब यहां पर आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जी ओनर्स एंड बिजनेस are one and the same thing. In the eyes of law. मतलब business has no existence of on its own, without owners. बिजनेस की एग्जिस्टेंस ही ओनर्स से है, लेकिन यहां पर कहता है जी बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम ओनर्स, जिन्हें हम बेसिकली क्या कह सकते हैं, मेंबर्स। चाहे मेंबर्स रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, तो ये यहां पर कहता है सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है दे आर जस्ट लाइक ह्यूमंस इन द आइज ऑफ लॉ। जैसे इंसान का अपना एक नाम होता है, अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक पर्सनालिटी होती है, इंसान अपने नाम से काम कर सकता है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, अपने नाम से केस फाइल कर सकता है, इंसान अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, अपने नाम से बिजनेस कर सकता है, ये सारे काम ये भी कर सकती है। तो दे आर जस्ट लाइक ह्यूमंस इन द आइज ऑफ लॉ बट आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल ह्यूमंस। क्लियर है? यस सर। कहता है जी यहां पर बिजनेस अपने नाम से काम नहीं कर सकता, अपने नाम से प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकता। फर्म की प्रॉपर्टी किसी न किसी पार्टनर के नाम पर होगी, सोल प्रोप्राइटर की प्रॉपर्टी सोल प्रोप्राइटर के नाम पर होगी, एचयूएफ की प्रॉपर्टी कर्ता के नाम पर होगी। बिजनेस के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, क्योंकि बिजनेस यहां पर लॉ की नजरों में कहता है जी हैविंग नो एग्जिस्टेंस, वही नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, बार बार उसी बात को जैसे मर्जी लिख लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, देखिए जब हम कह रहे हैं कि इसे हम इंसान की तरह ही ट्रीट करेंगे, अच्छा जी, तो क्या इसका मतलब इसकी नेशनैलिटी भी होगी, जैसे हमारी नेशनैलिटी है, आपकी नेशनैलिटी है? एक्सक्यूज मी। हर ह्यूमन बीइंग की नेशनैलिटी होती है, आपको पता है आप क्या हो। क्या नेशनैलिटी है जी आपकी? आप कहाँ के रेजिडेंट हो? रेजिडेंट इंडिया। आप कहोगे
कहोगे हम इंडियन हैं और अभी इंडिया में ही रह रहे हैं, मान के चलिए आप इंडियन हो लेकिन 2 साल के लिए यूएसए चले गए, तो आप कहोगे नेशनैलिटी इंडियन है लेकिन फिलहाल यूएसए में रह रहे हैं, रेजिडेंट ऑफ यूएसए बट वी आर इंडियंस। तो नेशनैलिटी कहाँ की है? इंडिया की। ठीक है, तो आपकी नेशनैलिटी है, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है। कुछ लोगों ने कहा अगर लॉ की नज़रों में एक कंपनी भी जस्ट लाइक ह्यूमन है, पर्सन है, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो क्या कंपनी की भी नेशनैलिटी होगी? क्या कंपनी का भी रेजिडेंस होगा? लॉ ने कहा डेफिनेटली होगा। कहता है जिस देश में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होगी, nationality of company, the country in which company is incorporated। अगर इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो इंडियन कंपनी, राइट। कहता है रेजिडेंस, कहता है रेजिडेंशियल स्टेटस भी होगा। जहां से कंपनी मैनेज की जाएगी, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जहां से कंपनी मैनेज की जाएगी, मान के चला जाएगा कंपनी वहीं की रेजिडेंट है, तो कंपनी के केस में नेशनैलिटी भी होती है, रेजिडेंशियल स्टेटस भी होता है। हाँ जी, दो इट इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू जुडिशियल डिसीजंस दैट अ कंपनी कैनॉट बी अ सिटीजन। हाँ, कंपनी कैनॉट बी अ सिटीजन, ये ध्यान रखिए, कंपनी को सिटीजन कंसीडर नहीं किया जा सकता। कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। इन द आईज ऑफ लॉ, जबकि नेचुरल पर्सन सिटीजन होता है। आप कहां के सिटीजन हो? सिटीजनशिप किस चीज पे डिपेंड करती है? आपके पास कहां पर वोटिंग राइट है? इंडिया में वोटिंग राइट है, तो आप कहां के सिटीजन हो? इंडिया के। कहता है कंपनी के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होते। ऐसा थोड़ी ना कल को इलेक्शन होंगे एमएलएस के या एमपीज के स्टेट लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर, तो कंपनी को भी वोट करने की पावर दी जाएगी। कहता है कंपनी इज नॉट अ सिटीजन इन द आईज ऑफ लॉ, सिटीजन नहीं हो सकती कंपनी। तो जो राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के पास होते हैं, वो राइट्स कंपनीज के पास अवेलेबल नहीं है। Some of the rights guaranteed under Constitution of India to citizens of India only। can't be given to company। कुछ राइट्स जो सिर्फ इंडिविजुअल्स के पास होते हैं, सिटीजन्स के पास होते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो कंपनीज को नहीं दिए जा सकते, बिकॉज कंपनी इज नॉट अ सिटीजन इन द आइज ऑफ लॉ। लाइक वोटिंग पावर। क्या ये चीज क्लियर है? लाइक रिजर्वेशन। रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ
ह्यूमन बींग्स के लिए है, इंडिविजुअल्स के लिए है, सिटीजन्स के लिए है। कंपनीज के केस में रिजर्वेशंस नहीं दी जा सकती। ठीक है, हाँ जी। केस लो का नाम याद रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ये वाला केस लो। इस केस लो के अंदर क्या कहा गया, दैट लिमिटेड कंपनी इज कैपेबल ऑफ हैविंग डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब नेशनैलिटी। ठीक है, इज कैपेबल ऑफ हैविंग डोमिसाइल एंड इट्स डोमिसाइल इज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन, जहां पर वो रजिस्टर हुई है। ठीक है जी। इट वॉज सजेस्टेड दैट बॉडी कॉर्पोरेट हैज नो डोमिसाइल। इट इज quite true that body corporate cannot have domicile in the same sense as an individual, but by analogy with a natural person, the attributes of residence, domicile and nationality can be given to a body corporate. तो जब ये क्वेश्चन उठा कि बॉडी कॉर्पोरेट की कोई डोमिसाइल नहीं है, कोई नेशनैलिटी नहीं है, तो इस केस लो के अंदर बड़ा क्लियर कट कहा गया कि जैसे नेचुरल पर्सन की डोमिसाइल हो सकती है, रेजिडेंस हो सकता है, नेशनैलिटी हो सकती है, वैसे ही बॉडी कॉर्पोरेट की भी रेजिडेंस, डोमिसाइल, नेशनैलिटी हो सकती है। ठीक है, कहता है जी रेजिडेंस कहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, तो इस केस लो के अंदर कहा गया कि जी जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब कंपनी की बात की जा रही है, रिजाइड्स वेयर इट्स place of incorporation is where the meeting of the whole company or those who represent it, मतलब meeting of the directors takes place। ठीक, तो कुल मिलाकर आपको ये चीज़ याद रखनी है, इतना कॉम्प्लेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने बड़े सिंपल वे में बता दिया आपको। कंपनी इज मैनेज्ड। ठीक है, ये मैंने बड़ा क्लियर कट बता दिया, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। इवन जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955, उसमें बड़ा क्लियर कट कहा गया कि भैया कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। और ये जो स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है वर्सेस सीटीओ, तो ये वाला केस लो भी जरूर याद रखिए, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये वाला केस लो भी जरूर याद रखिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें बड़ा क्लियर कट कहा गया कि भैया ऑल्दो इट इज अ कंपनी, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑल्दो इज अ लीगल पर्सन, अ कंपनी, बट नॉट अ सिटीजन। ठीक है, उसके अलावा जी मैं आपको बता चुका हूँ हमारे सिटीजनशिप एक्ट में भी बड़ा क्लियर कट मना किया गया कि भैया किसी भी लीगल पर्सन को सिटीजन कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो कंपनी है, कॉर्पोरेट बॉडी है या एलएलपी है, उनको सिटीजन कंसीडर नहीं किया जाएगा। बताइए जी, कोई डाउट हो तो यहाँ तक।